नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नताशा के चले जाने की वजह से घर में दुख का माहौल बन गया था। जिन जहरीले तीखे मोमोज की वजह से नताशा की जान गई थी, उस बुढ़िया को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। ऐसे ही एक शाम मुकुल नताशा की तस्वीर पकड़कर रो रहा था। तभी वहाँ उसकी बहन रजनी आती है। मैं जानती हूँ भैया, आप नताशा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भैया अगर आप ऐसे हार मानोगे तो फिर हम उस बूढ़ी अम्मा को आखिर कैसे पकड़ पाएंगे जिसने हमारी नताशा को जहर दिया था। हमें उसका पता लगाना ही होगा और उसे उसके किए की सजा भी दिलानी ही होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रजनी। जिसने भी मेरी नताशा के साथ ऐसा किया है, मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। हमें ये पता लगाना ही होगा कि आखिर उस अम्मा ने ऐसा क्यों किया जो उसने उसे जहर वाले मोमोज खिलाकर मार डाला। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मुझे बुढ़िया का स्केच बनवाना है। मुकुल अपनी बहन रजनी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उस बुढ़िया का स्केच बनवाता है। पुलिस उस बुढ़िया की छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस बुढ़िया की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता और आखिरकार थक हार कर पुलिस को ये केस बंद करना पड़ता है। नताशा के पिता एक रोज मुकुल से मिलने आते हैं। बेटा, मैंने अपनी इकलौती जवान बेटी को खोया है। मैं इसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। मुझे किसी भी हालत में उस बुढ़िया को सजा दिलवानी ही होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी। जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लेता कि आखिर उस बुढ़िया ने नताशा और रजनी को वो जहरीले तीखे समोसे देने की कोशिश क्यों की, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज मुकुल जब मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन पर उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर जाती है जो कि मोमोज बेच रही थी। मुकुल सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने सीधे जाकर इससे सवाल किया तो ये यहाँ से भाग जाएगी। फिर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। पहले मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। राम राम काकी, ये मोमोज कैसे दिए? 20 रुपए प्लेट है बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ते हैं। अरे बेटा, इस उम्र में तो बस पेट भरने के लिए कमा लूं उतना ही काफी है। महंगा बेचकर मैंने कौन सी जमा पूंजी इकट्ठी कर लेनी है। बोलो कितनी प्लेट करूं? आप एक प्लेट पैक कर दो। वो बुढ़िया जल्दी से एक प्लेट पैक करके मुकुल को दे देती है। मुकुल वो मोमोज लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने नताशा और रजनी का इलाज किया था। डॉक्टर जल्दी से उस मोमोज का टेस्ट करता है और फिर मुकुल से कहता है, मुकुल, इन मोमोज में भी जहर मिला हुआ है। ये वही जहर है जो नताशा और रजनी के पेट में से मिला था। रजनी की जान तो मैंने जैसे तैसे बचा ली थी, लेकिन नताशा के पेट में ज्यादा मात्रा में जहर जाने की वजह से उसकी जान चली गई। ऐसे तो न जाने ये कितने लोगों को जहर दे चुकी होगी और कितनों को मौत की नींद सुला चुकी होगी। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो न जाने ये कितने लोगों की जान ले लेगी। इतना कहकर मुकुल पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उस बुढ़िया को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक रोज मुकुल उस बुढ़िया के पास जाता है। राम राम काकी, कैसी हो? आपके ये तीखे मोमोज तो मेरे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आए और मेरी बहन, उसका तो पूछो ही मत, वो तो आपकी फैन ही हो गई। आप ऐसा करो, आज 5 प्लेट पैक कर दो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो मुझ गरीब का पेट भर पाता है। मैं अभी 5 प्लेट पैक कर देती हूँ, लेकिन बेटा तुम अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी कहना कि मुझसे ही आकर मोमोज खरीदा करे, उन्हें अच्छा स्वाद मिलता रहेगा। वैसे आपके मोमोज में तो कुछ अलग ही स्वाद आता है। इसमें कोई मीठा जहर मिलाती हो क्या? क्या कह रहे हो बेटा? भला मैं क्यों मीठा जहर मिलाऊंगी? मेरे कहने का मतलब है कि प्यार वाला जहर मिलाती हो क्या इसमें? तभी तो आपके मोमोज जो खाता है वो बार बार यहाँ जरूर आता है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे तीखे मोमोज तैयार हो गए। अब तुम यहाँ आते रहना। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे मुकुल ऐसे ही उस बुढ़िया का भरोसा जीत लेता है। फिर एक रोज वो उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा, तुम्हारे मोमोज की रेसिपी मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं भी ऐसे मोमोज बना सकूं। ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे भी ये बनाना सिखाओ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारा भी परिवार है, वो सब क्या सोचेंगे, किस बूढ़ी मुसीबत को ले आया। काकी, मैंने सबसे बात कर ली है, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद मुकुल उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पहले से पुलिस, डॉक्टर, नताशा के पिता और रजनी मौजूद होते हैं। काकी, आपने मुझे पहचाना? याद आया कौन हूँ मैं? नहीं बेटा, अब नजर कमजोर हो गई है तो पहचान पाना मुश्किल है।
इस लड़की को तो अच्छे से पहचानती होंगी ना आप? हाँ, ये लड़की तो आती थी मेरे पास, लेकिन आखिर आप लोग ऐसे शक भरी निगाह से क्यों देख रहे हो मुझे? क्योंकि काकी, अब हम सब जानते हैं कि आप अपने मोमोज में जहर मिलाती हो, और आपकी वजह से ही मेरी दोस्त नताशा की जान चली गई, और आज ही पुलिस आपको पकड़ने के लिए ही यहाँ आई है। अम्मा, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना सच कबूल कर लो। क्योंकि मेरे जवान बेटे की मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसे किसी दोस्त ने मोमोज में मिलाकर जहर खिला दिया था, और जिसने ऐसा किया उसका मुझे आज तक पता नहीं चला। इसीलिए मैं सबकी जान ले लूंगी। लेकिन एक इंसान की वजह से आप सबकी जान नहीं ले सकती। माता जी, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए। पुलिस उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद से शहर में जवान मौतों का सिलसिला रुक जाता है। बूढ़ी काकी को 3 साल की सजा होती है। साथ ही वो उस लड़के को भी पकड़ लेती है जिसने उस बूढ़ी काकी के बेटे को जलन के मारे मोमोज में जहर मिलाकर खिलाया था। पुर गांव में सुभाष नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला और 2 बेटियां, कुमकुम जो कि 12 साल की थी और पूजा जो कि 7 साल की थी। खेती से उसका अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। पूरा परिवार खेती में हाथ बटाता था। सुभाष के पास 2 जुड़वा बैल थे, एक शंकर और दूसरा शंभू। दोनों बैल बहुत ही सुंदर, चालाक और समझदार थे। सुभाष अपने बैलों से बहुत प्यार करता था और हमेशा उन्हें सजा कर रखता था। आसपास के सभी गांव में इन दोनों बैलों की बहुत चर्चा थी। पड़ोस के गांव वालों ने ज्यादा कीमत लगाकर दोनों बैलों को कई बार खरीदना चाहा, लेकिन सुभाष उन दोनों को अपने से अलग नहीं करता। नहीं भाई, मैं अपने बैलों को नहीं बेचूंगा। उन दोनों में मेरे परिवार की जान बसती है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। दोनों बैलों की एक और खास बात थी कि दोनों नाचते बहुत अच्छे थे। गांव की हर शादी में दोनों नाचते। हाँ सुभाष भैया, आज मेरे बहन की शादी है, आप सबको आना है। हाँ, हम लोग जरूर आएंगे भाई। और हाँ, अपने शंकर और शंभू को जरूर लाना। उन दोनों के लिए स्पेशल न्योता दे रहा हूँ। शादी में जब तक वो दोनों नहीं नाचेंगे मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ जरूर। रात में शादी का जश्न चल रहा है। शंकर शंभू अपने नृत्य से सभी का मन मोह रहे हैं। वाह, दोनों को किसी की नजर न लगे। वहीं सुभाष का एक पड़ोसी जगतराम भी होता है। वो सुभाष और उसके दोनों बैलों से बहुत जलता था। जगतराम हमेशा इसी ताक में रहता है कि वो सुभाष को नुकसान कैसे पहुंचाए। बड़े आए नाचने वाले, इनको तो मैं ऐसा नचाऊंगा कि एक दिन इन्हें इनकी नानी याद आ जाएगी। एक रात गांव में बहुत तूफानी बारिश हो रही थी। पूरा गांव अपने अपने घरों में सो रहा था, लेकिन जगतराम और उसका बेटा वीरेंद्र जाग रहे थे। उनके दिमाग में कोई योजना चल रही थी। बेटा, आज अच्छा मौका है सुभाष से बदला लेने का। आज शंकर और शंभू को मजा चखाएंगे। हाँ बाबूजी, बहुत उछल उछल कर नाचते हैं, लेकिन करना क्या होगा? बारिश भी तेज है। बेटा, बारिश का ही तो फायदा उठाना है। सुभाष के बैलों को खोलकर गांव से दूर जंगल में बांध देंगे और रात में ही कोई जंगली जानवर इन दोनों को अपना भोजन बना लेगा। बाबूजी, ये तो बहुत अच्छी योजना बनाई है आपने। बेटा, ये मेरी शैतानी खोपड़ी है, शैतानी, समझा? जी बाबूजी। चलो जल्दी से उन दोनों बैलों को जंगल लेकर चलते हैं। जगतराम और वीरेंद्र सुभाष के घर में घुसकर दोनों बैलों को खोल देते हैं। दोनों बैल चिल्लाते हैं, लेकिन बारिश के तेज शोर में उनकी आवाज दब जाती है। बाप बेटे बैलों को खींचते हुए गांव से बाहर जंगल में ले जाते हैं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। वो एक पेड़ के नीचे उनको बांध देते हैं। दोनों को यही बांधकर छोड़ देते हैं। हाँ बाबूजी, अब ये दोनों बैल इसी जंगल में ताता थैया करेंगे। चल बेटा, बारिश रुकने से पहले गांव पहुंच जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ बाबूजी, रात में दोनों का काम तमाम हो जाएगा। अगले दिन सुबह बारिश रुक जाती है। सुभाष की पत्नी सरला बैलों को चारा डालने जाती है।
लेकिन दोनों बैल वहाँ ना देखकर वो चिल्लाती है। सुनो जी, गजब हो गया। कोई रात को हमारे शंकर और शंभू को चुरा कर ले गया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो शंकर और शंभू को घर के अंदर बांधा हुआ था, कोई आवाज भी नहीं आती। पिताजी, आवाज कैसे सुनाई पड़ती? रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी ना। चोरों ने बारिश का फायदा उठाकर हमारे बैलों को चुरा लिया है। अब क्या होगा? मुझे तो किसी अपने गांव वाले का ही काम लगता है। पता नहीं किस हालात में होंगे हमारे दोनों बैल। अब क्या होगा जी? माँ, पिताजी, आप चिंता मत करो। हमारे शंकर शंभू जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। वो दोनों बहुत समझदार है। मैं प्रधान जी को चोरी की बात बता कर आता हूँ, वो ही कुछ सलाह देंगे। सुभाष प्रधान जी के घर की तरफ तेजी से जा रहा होता है। तभी रास्ते में खचेड़ू चाचा मिलते हैं। क्या बात है सुभाष बेटा, सुबह सुबह इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? चाचा, मेरे दोनों बैलों को रात में कोई चुरा कर ले गया। इसी बात की सूचना देने जा रहा हूँ प्रधान जी को। अरे राम राम, कैसा जमाना आ गया, लोग पशु को भी चुराने लगे हैं। जरूर किसी परिचित का ही काम है। राम तुम्हारा भला करे। सुभाष प्रधान जी के पास जाकर सारी घटना उन्हें बता देता है। इधर जंगल में शंकर और शंभू ने अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को बंधन मुक्त कर लिया है। शंकर ने पहले शंभू की रस्सी खोल दी, फिर शंभू ने शंकर की रस्सी खोली। तभी उनके पास कुछ जंगली कुत्ते आ जाते हैं। दोनों बैल मिलकर उनका सामना करते हैं और उनको भगा देते हैं। उधर गांव में प्रधान जी सुभाष की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और उसे हौसला देते हैं। तुम्हारे शंकर शंभू जल्दी ही वापस आ जाएंगे, हम उन दोनों को ऐसे खोने नहीं देंगे। प्रधान जी रघु से कहते हैं, रघु, तुरंत पूरे गांव को सूचित करो कि शंकर और शंभू की चोरी हो गई है और गांववासी पंचायत के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आ जाए। जी प्रधान जी, मैं अभी सभी गांव वालों को सूचित कर देता हूँ। इधर शंकर और शंभू आपस में बात कर रहे हैं। शंभू, हमें जल्दी ही घर वापस जाना चाहिए। मालिक, बच्चे और गांव वाले हमारी चिंता में परेशान होंगे। हाँ भाई, जल्दी गांव की ओर चलते हैं। शंकर और शंभू दोनों जल्दी से गांव की ओर भागते हैं। इधर गांव में पीपल के पेड़ के नीचे पूरा गांव इकट्ठा है। शंकर और शंभू के जाने का दुख सबको है। वहाँ जगतराम और उसका बेटा वीरेंद्र भी है। दोनों बहुत खुश हैं और आपस में बात कर रहे हैं। बेटा, अब तक तो उन दोनों का बैंड बज चुका होगा। हाँ बाबूजी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी प्रधान जी गांव वालों से कहते हैं, बहुत ही अफसोस की बात है कि कल रात सुभाष के बैलों की जोड़ी शंकर और शंभू को कोई चुरा कर ले गया। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप में से किसी ने भी ये गलती की है तो कृपया निसंकोच सामने आए, हम उसके गलती को क्षमा कर देंगे। जगतराम और वीरेंद्र प्रधान जी की बात सुनकर हंसते हैं। मैं ये वादा करता हूँ कि उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। और अगर हमने खुद उस चोर को पकड़ा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं 3 तक गिनूंगा। इधर शंकर और शंभू तेजी से दौड़ते हुए आते हैं। उनके गले में बंधी घंटी बज रही है। उधर पंचायत में जगतराम और उसका बेटा हंस रहे हैं। प्रधान जी गिनती गिनते हैं, 1, 2 और ये 3। तभी वहाँ शंकर और शंभू सरला, कुमकुम और पूजा के पास आकर रुक जाते हैं। जगतराम और वीरेंद्र ये देखकर घबरा जाते हैं। सभी गांव वाले बोलते हैं, शंकर शंभू आ गए, ये तो कमाल हो गया। सब शांत हो जाइए, शंकर शंभू आ गए हैं। अब चोर भी जल्दी पकड़ा जाएगा। यदि वो इस समय पंचायत में बैठा है तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। शंकर शंभू दोनों बताएंगे कि उन्हें कौन चुरा कर ले गया था। सुभाष अपनी बेटियों से कहता है,
मेरे प्यारे शंभू, तुमको कौन चुरा कर ले गया था? शंकर बताओ कि वो चोर अभी यहाँ पंचायत में है। जगतराम और वीरेंद्र घबरा जाते हैं। दोनों बैल जगतराम और वीरेंद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों बैलों को अपनी ओर आते देख जगतराम और वीरेंद्र सुभाष के पैरों में गिर जाते हैं। भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। चाचा जी, हमको माफ कर दो। तुम दोनों को माफी नहीं दी जाएगी और तुम्हारी सजा ये है कि तुम दोनों का मुंह काला करके और तुम्हारे गले में जूतों की माला डालकर गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए। सबको मंजूर है? हाँ, मंजूर है। शाम को दोनों का मुंह काला करके गधे पर बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। बुरे काम का बुरा नतीजा।